नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। हाल ही में चाइना में एक डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि चाइना और उनके नेबरिंग कंट्रीज में, स्पेशली मैरीटाइम रीजन में, और भी ज्यादा सिचुएशन वोलेटाइल हो सकती है और भी ज्यादा तनाबनी बढ़ सकती है देशों के बीच में। क्यों? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, चाइना में एक लॉ पास हुआ है जहां पे कोस्ट गार्ड को पावर दिया गया है। दे हैव बीन गिवन लाइसेंस टू फायर। फोकस कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं कोस्ट गार्ड के बारे में, बात नहीं कर रहा हूं नेवी के बारे में। नेवी के पास ऑलरेडी वो पावर्स है, राइट? सो अभी जो चाइना की कोस्ट गार्ड है, which is considered as one of the strongest coast guards in the world according to the Pentagon of United States, it is considered the strongest। तो ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग नेवी है चाइना की, उसको अभी सप्लीमेंट करेंगे उनकी कोस्ट गार्ड, राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये लॉ है, क्या चेंजेस लाए हैं, किस तरह उन्होंने पावर दिए हैं कोस्ट गार्ड को, और इन जनरल इस चीज से क्या एक इंपैक्ट हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे अंत में। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन द वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू, राइट? चलिए बात करते हैं क्या हुआ है। हाल ही में जनवरी लास्ट वीक में चाइना ने एक नया लॉ लाया है। उस नए लॉ में यह कहा गया है कि चाइना की कोस्ट गार्ड को एक्सप्लिसिटली पावर्स दिए गए हैं वेपन्स यूज करने की, फायर करने की ऑन द फॉरेन वेसल्स, और यह लॉ लागू हो जाएगा फरवरी 1, 2021 से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इससे और भी ज्यादा मैरीटाइम इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और भी कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना इज गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर लॉ और द पॉलिसी फर्स्ट इन द ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी मतलब जापान की ओर। इसके अलावा आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि साउथ चाइना सी में भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कोस्ट गार्ड यानी कि और भी ज्यादा असर्टिव हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्या पावर्स दी है। अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम एरियाज इन द लॉ में, इस लॉ में एक क्लॉज 46 है जहां पे कुछ कंडीशंस दी गई है जिसमें उनकी कोस्ट गार्ड पुलिस इंप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकती है फॉरेन वेसल्स के ऊपर। क्लॉज 47 में कंडीशन दी गई है जहां पे वो हैंड हेल्ड वेपन्स यूज कर सकते हैं, यानी कि पिस्तौल, बंदूक, राइट, और भी वेपन्स यूज करने की अनुमति दी गई है कोस्ट गार्ड को। क्लॉज 48 में और भी ज्यादा पावर्स दी गई। क्लॉज 48 इज वन ऑफ द कंटेंशियस क्लॉजेस जहां पे उन्होंने शिप एंड एयरबॉर्न वेपन्स का भी एक अनुमति दे दिया है कोस्ट गार्ड को यूज करने के लिए। हैंड हेल्ड वेपन्स तो ऑलरेडी दिए, यानी कि गन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर वेपन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इनफैक्ट क्लॉज 49 में इस लॉ में यह कहा गया है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए तो कोस्ट गार्ड को वार्निंग देने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वेपन्स फायर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्लॉजेस है जहां पे उन्होंने डिस्ट्रक्शन की बातें की है। डिस्ट्रक्शन मतलब जो चाइना के आइलैंड्स जो प्रोक्लेम करते हैं कि वो आइलैंड उनके हैं, अगर वहां पे किसी और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी अनुमति दे दी है कोस्ट गार्ड को। तो इससे कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कोस्ट गार्ड के बारे में जो चाइना की है, और इस डिस्कशन को जोड़ेंगे उनकी इन जनरल फॉरेन पॉलिसी के साथ, क्योंकि इस हमारा डिस्कशन रहेगा जी जिनपिंग के भी ऊपर। तो अगर हम लोग चाइना कोस्ट गार्ड की बात करें, सबसे पहले चाइना कोस्ट गार्ड को 2013 में बनाया गया था। इनिशियली इसको पीपल्स आर्म्ड पुलिस में एक मैरीटाइम ब्रांच करके बनाया गया था। ये थी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के अंडर, राइट? तो इसको रिवैम्प किया गया उसी साल 2013 में, और भी बहुत सारी बॉडीज को मर्ज करके कोस्ट गार्ड को बनाया गया, और इस कोस्ट गार्ड को एक सिविलियन बॉडी के अंडर डाला। पहले मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी भी थी, उसके बाद स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया। 4 डिफरेंट विंग्स को मर्ज किया। चाइना की जो मरीन सर्विलियंस थी, मैरीटाइम पुलिस थी, फिशरी लॉ एनफोर्समेंट बॉडी थी, एंटी स्मगलिंग जो पुलिस थी, इन चारों को मिलाकर चाइनीज कोस्ट गार्ड बनाया गया 2013 में, और स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसको रखा गया। ये जो स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वाज कंसिडर्ड एज अ सिविलियन बॉडी, राइट? लेकिन धीरे 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 सेंट्रलाइजेशन होता गया, और 2018 में क्या किया, जो 2013 पे सेटअप थी, पहले जो शुरुआत में बनी थी, उसी तरह उसको बनाया गया। फिर से चाइना की कोस्ट गार्ड को ट्रांसफर किया गया, जो सिविलियन बॉडी थी स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे वापस पीपल्स आर्म्ड पुलिस को, यानी कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट वापस ले गए। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, जो पीपल्स आर्म्ड पुलिस है, इसको भी
चाइना की मिलिट्री के अंडर लाया गया, यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर लाया गया पीपल्स आर्म्ड पुलिस को। जो पहले मिनिस्ट्री के अंडर थी वो अभी फाइनली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर है। इस पूरे डिस्कशन का तात्पर्य क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोस्ट गार्ड थी, कोस्ट गार्ड इज कंसिडर्ड एज मरीन पुलिस। पहले उसको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा हुआ था, लेकिन धीरे 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 चल के जो पीपल्स आर्म्ड पुलिस है यानी कि पुलिस फोर्स है और जो कोस्ट गार्ड है, उन दोनों को भी मिलिट्री की कमांड के अंडर लाया गया है 2018 के बाद। तो ये सब क्यों हुआ? अगर हम लोग बात करें जी जिनपिंग के बारे में, देखिए जी जिनपिंग पावर में आए 2013 में। जब से वो पावर में आए वो कंटिन्यूसली सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं पावर को। इनफैक्ट आज वो कंट्रोल करते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, पीपल्स आर्म्ड पुलिस को, चाइनीज कोस्ट गार्ड को भी कंट्रोल कर रहे हैं वो, राइट? यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। इस दौरान जो ये सेंट्रलाइजेशन शुरू हुई है उस दौरान जी जिनपिंग ने बहुत सारे लोगों को पर्ज किया, यानी कि पावर से हटा दिया है, फेक केसेस डाल की सजा दी गई है। उनकी जो एंटी करप्शन जो मुहिम चली थी उसके तहत उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनको हटा दिया। उसमें एक बहुत ही पावरफुल जो ऑफिसर थे वो थे मेंग होंगवे पहले कोस्ट गार्ड के हेड थे। इनफैक्ट ये इंटरपोल के भी हेड बने थे, तो इनको साइडलाइन किया गया। उसके अलावा 2 जनरल थे, फेंगहुई, जैंग यांग, इनको भी साइडलाइन किया गया। इसके अलावा जी जिनपिंग बहुत से और जो उनके प्रेडिसेसर थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे हु जिनटाओ, उनके जो लॉयल ऑफिसर्स थे, लॉयल पॉलिटिशियंस थे, उन सबको साइडलाइन किया है। इस सब से क्या पता चल रहा है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है और एक कोस्ट गार्ड को भी अभी मिलिट्री के अंडर लाया गया, यानी जी जिनपिंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? अगर हम लोग 2013 से देखें चाइना की पॉलिसी कैसी रही है, चाइना की पॉलिसी काफी ज्यादा असर्टिव रही है, अपने नेबरहुड में असर्टिव रही है। उनके वाद विवाद चल रहे हैं इंडिया के साथ, उनका विवाद चल रहा है जापान के साथ, उनका विवाद चल रहा है एंटायर आसियान कंट्रीज के साथ, साउथ चाइना सी में ट्रेड वॉर चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, राइट? तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि जी जिनपिंग की पॉलिसी असर्टिव है। तो इस चीज से हम लोग क्या अंदेशा लगा सकते हैं कि ये जो नया लॉ आया है जहां पे कोस्ट गार्ड को ज्यादा पावर दी है, उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? उसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि और भी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बनेगा चाइना और उसके नेबरहुड में, स्पेशली मैरिटाइम डोमेन में। और सबसे पहला टारगेट ये बताया जा रहा है कि उनका टारगेट है जापान, जहां पे ईस्ट चाइना सी में अभी कोस्ट गार्ड इज गोइंग टू इंटेंसिफाई देयर पेट्रोलिंग। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड, चाइनीज नेवी ऑलरेडी पेट्रोल्स इन एंड अराउंड द सेनकाकू आइलैंड्स, जिसको चाइना डीआईओ कहता है। तो सेनकाकू और डीआईओ आइलैंड्स हैव बीन डिस्प्यूटेड। इनफैक्ट फरवरी 1 के बाद जब से लॉ इंप्लीमेंट हुआ है, चाइनीज शिप्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन द जापानीज वाटर। तो जापान सेनकाकू आइलैंड्स को क्लेम करता है, चाइना भी उन आइलैंड्स को क्लेम करता है, राइट? तो आगे चल के अभी कोस्ट गार्ड वेपन्स अगर फायर करेगा, अगर इंसिडेंट होगा, तो इट इज गोइंग टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसके ऊपर जापान इज ऑलरेडी वन ऑफ द फर्स्ट सफरर्स, बिगेस्ट सफरर्स, उनको ऑलरेडी पता है। तो आप देख सकते हो कि जापान इट ब्रेसेस फॉर मूव्स इन ईस्ट चाइना सी, क्योंकि चाइना ने अपना कोस्ट गार्ड का लॉ बदल दिया है। इनफैक्ट इसके ऊपर जापान ने ऑलरेडी अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की है यूनाइटेड किंगडम को ओवर द न्यू चाइनीज कोस्ट गार्ड लॉ। ऑल्दो अभी तक कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि अभी चाइना की कोस्ट गार्ड और भी ज्यादा असर्टिव होगी, क्योंकि वो हमेशा से ही पॉलिसी रही है उनकी। क्योंकि अभी कोस्ट गार्ड हैज कम अंडर द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसके हेड कौन है? जिसके हेड है जी जिनपिंग, राइट? इन सब से हम लोग एक और अंदेशा क्या लगा सकते हैं कि अभी पहला टारगेट उनका हो चुका है ईस्ट चाइना सी, यानी कि जापान। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट इज बीवेयर साउथ चाइना सी, यानी कि आसियान कंट्रीज को अभी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी चाइनीज कोस्ट गार्ड अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा सकता है। चाइनीज कोस्ट गार्ड के पास अभी पावर आ चुकी है कि वो कॉन्फ्रंटेशन करे, वो फॉरेन वेसल के ऊपर फायर करे, बिना वार्निंग के भी वो फायर कर सकते हैं, ऐसे पावर उनको दिए गए हैं। इसके अलावा इंडिया बी अलर्ट, ऑब्वियसली व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आगे चल के इंडिया को भी इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। सो राइट नाउ जापान is a sufferer, first sufferer, उसके बाद में ASEAN countries, especially in South China Sea, and probably next would be India. So India has to be very, very alert. So let's wait and watch what is the end game of Xi Jinping and what is the end game of this Coast Guard law also. So stay tuned on Study IQ. We will bring the updates as soon as possible. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.